सुदेश की बुआ की तबीयत अचानक खराब होने की खबर मिलने पर वो और उसकी पत्नी उनका हाल जानने उनके घर गए थे। और जाना जरूरी भी था, क्योंकि वो सुदेश की इकलौती बुआ थी और सुदेश उनका इकलौता भतीजा। बुआ का हाल खबर लेने के बाद सुबह एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए रात को ही उसका निकलना जरूरी था, ताकि उसकी मीटिंग मिस ना हो। सुदेश, रवि, बुआ का अच्छे से ख्याल रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। मैं कोई ना कोई मदद जरूर भेज दूंगा। रवि, जी भैया। सुदेश, मैं जल्द ही कोई बंदोबस्त कर दूंगा शहर में बुआ जी के इलाज का। जाह्नवी, और फिर बुआ जी हम लोग के साथ रहेंगी, घर पर ही इनका इलाज करवाया जाएगा, है ना बुआ जी? रहेंगी ना हमारे साथ? जाह्नवी ने मुस्कुराकर बुआ जी से पूछा तो उन्होंने भी इस बात पर मुस्कुरा दिया। वो जानती थी कि उनके पति आई जाने के बाद सुदेश ने ही उनका और उनके बेटे के पढ़ाई का खर्चा उठाया है। परिवार वालों ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन सुदेश ने बड़े बेटे की तरह उनके घर को चलाया है। सुदेश ने एक बार अपने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई और जाह्नवी से बोला, जाह्नवी, अब हमें चलना चाहिए। 9:30 बज रहे हैं। बुआ जी, अब हम चलते हैं। कल सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं 2 से 4 दिन आपके पास ही रह जाता बुआ। इतनी रात को? नहीं, इतनी रात को मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी। अगर जाना जरूरी है तो कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही घर जाना। सुदेश, बुआ जी, 5 घंटे तो जाने में ही लग जाएंगे। सुबह निकलूंगा तो मीटिंग मिस हो जाएगी और जाह्नवी का एक डॉक्टर के यहां अपॉइंटमेंट भी है। रवि भैया, मां सही कह रही है। सुदेश, ओह बुआ जी। रवि, आप दोनों खामखा परेशान हो रहे हैं। एफल, नहीं बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं, रात को गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर साया है। मैं नहीं जाने दूंगी तुम लोगों को। बेटा, जाह्नवी, तुम तो मेरी बात समझो। जाह्नवी, बुआ जी, ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम और लोगों की उड़ाई अफवाह होती है। और इंसान से बड़ा शैतान भला कोई हो सकता है क्या? 74। चिंता ना करें, हम लोग ठीक से घर पहुंचने के बाद आपको कॉल करके सूचना दे। बुआ के कहने के बाद भी सुदेश और जाह्नवी बुआ का आशीर्वाद लेकर और रवि को समझाकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद करीब आधे घंटे तक मौसम ठीक था, लेकिन अचानक से मौसम ने अपने रुख बादल लिया और एक झटके से तूफानी हवाएं चलने लगीं और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। ये देख जाह्नवी और सुदेश दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। सुनसान आप पर तूफानी काली रात में सुदेश अपनी कार तेजी से भगा रहा था। साथ में उसकी तीजामाइयो भी थी, जो काफी देर से किसी सोच विचार में लगी चुपचाप बैठी। सुदेश, काफी देर से तुम चुप क्यों बैठी हो जाह्नवी? क्या सोच रही हो? जाह्नवी, यही कि हमें बुआ जी की बात मान लेनी चाहिए थी। इस समय हमें नहीं निकलना चाहिए था। हमें कल सुबह घर के लिए चलना चाहिए था। ऊपर से ये अचानक शुरू हुई तूफानी बारिश ना जाने किस अनहोनी का संकेत दे रही है। सुदेश, O00160। जाह्नवी, तुम कब से इन दकियानूसी और अंधविश्वास की बातों में विश्वास करने लगी? और मौसम तो कभी भी बदल सकता है। जाह्नवी, मैं अब भी नहीं मानती, पर ना जाने क्यों मन में अजीब अजीब तरह की शंकाएं उठ रही हैं। एक अजीब सा डर लग रहा है। सुदेश, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुदेश ने प्यार से एक हाथ जाह्नवी के गालों पर रखते हुए कहा। फिर जाह्नवी सुदेश के कंधे पर अपना सर बड़े ही प्यार से रख दिया। उसे थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, पर उसका मन अभी भी घबराहट से भरा हुआ था। कुछ समय तक कार यूं ही अपनी तेज गति से चलती रहती है, पर अचानक ही गाड़ी का अगला पहिया पंचर हो गया। गाड़ी काफी स्पीड में थी, तो वह बहुत ही ज्यादा अनियंत्रित हो टीओ शकार को संभालने की पूरी कोशिश करता है, पर कार जाकर सीधा पेड़ से टकरा है। हालांकि सुदेश और जाह्नवी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन कार अनियंत्रित होने पर जाह्नवी का सिर सुदेश के कंधे से जोर से टकरा गया था, जिस वजह से उसके सिर में थोड़ा दर्द होने लगा। सुदेश, ओह जाह्नवी, तुम ठीक तो हो ना? जाह्नवी, हाँ, हाँ मैं ठीक हूं। सुदेश ये समझ चुका था कि उसकी कार का पहिया पंचर हो गया है, इसलिए खींचते हुए कहा, सुदेश,
इतनी रात को तूफानी बारिश में इस सुनसान सड़क पर ही टायर पंचर होना था। जाह्नवी, अब हम क्या करेंगे? इस सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी शायद ही आए बा हम मदद मांग सकें। बुआ जी ने कहा था कि सुबह चले जाना, लेकिन तुम माने नहीं। तभी सुदेश की नजर दूर एक घर से आती रोशनी पर पड़ी। इतनी धारदार बारिश में आसपास के कुछ ही दूरी पर कोई चीज हो तो उसे समझने में थोड़ा समय लग जाता, लेकिन उतनी दूर की रोशनी काफी अच्छी तरह दिख रही थी। ये देख कि इस तूफानी रात में कोई तो होगा जो उनको सुबह तक सरता पाने के लिए हाँ दे देगा। अगर वो अकेला होता तो गाड़ी में ही रह लेता जब तक कि सुबह ना हो, लेकिन साथ में लेडीज होने की वजह से यूं सड़क पर रात गुजारना सही नहीं था। सुदेश ने उस आती हुई रोशनी की ओर इशारा करते हुए जाह्नवी से कहा, जाह्नवी, वो देखो, वहां दूर उस मकान से रोशनी आ रही है। जाहिर है कि वहां कोई ना कोई तो रहता ही होगा। हम चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। जाह्नवी, सुदेश, वो गाड़ी में भी तो रह सकते हैं ना? इतनी रात को हम किसी अनजान के घर पर कैसे जा सकते हैं? कहीं कोई और मुसीबत गले पड़ गई तो? सुदेश, गाड़ी में हम कब तक रहेंगे जाह्नवी? गाड़ी के इंजन से इतनी तीक्ष्ण बदबू आ रही है जलने की कि अगर हम ज्यादा देर तक गाड़ी में रहे तो हमारा दम घुट जाएगा। और ये क्यों? तुम कब से नेगेटिव सोच रही हो? जाह्नवी से चेहरे को देख ये साफ पता चल पा रहा था कि वह भी सोच विचार कर रही है कि वहां जाना ठीक होगा या नहीं। उसके मन के भाव को समझते हुए सुदेश बोला, जाह्नवी, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जाह्नवी, मगर बुआ जी। जाह्नवी अभी अपनी बात पूरी कह पाती कि सुदेश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, जाह्नवी, बुआ जी पुराने ख्यालों की हैं। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, तांत्रिक वांत्रिक, इन सब के झांसे में पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं फंसते। जाह्नवी को चुप बैठा दिखाकर सुदेश ने एक बार फिर उससे उसकी राय जानने के लिए पूछा, अब चलें? जाह्नवी ने बेमन से ही सही, लेकिन हां में सर हिला दिया। फिर दोनों ने रेनकोट पहना, अपने अपने फोन के चार्जर लिए। जाह्नवी ने अपना हैंडबैग लिया और गाड़ी को लॉक कर वो दोनों तूफानी बारिश का सामना करते हुए उस ओर चल दिए जिधर से थोड़ी रोशनी आती दिख रही थी। तूफानी हवाओं का वेग बारिश की बूंदों में इतनी तेजी ला रही थी कि मानो कोई तेज रफ्तार बूंदों के तीर उन पर चला रहा होगा, और बीच बीच में जोर जोर से गड़गड़ाते बादल जैसे उन्हें डांट रहे हों कि इतनी तूफान में तुम कहां चले जा रहे हो। बिजलियों की तड़तड़ाहट ऐसी जान पड़ती थी कि अब नहीं तो तब नहीं, कोई बिजली आकर उन दोनों पर गिर पड़ेगी। डर की मारी जाह्नवी सुदेश की बांह को दोनों हाथों से पकड़े चल रही थी। दो तूफानी बारिश का काफी देर सामना के बाद आखिर में सुदेश और जाह्नवी दोनों ही उस विला के बड़े सी दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर कोई डोरबेल नहीं लगी थी, लेकिन दरवाजे के ठीक ऊपर पर एक घंटा लटका हुआ था जिसकी रस्सी दरवाजे के बगल से लटकी हुई थी। सुदेश ने रस्सी को खींचकर 2 बार टन्न टन्न की आवाज करी। 0088 देर तक जवाब न मिलने, शून्यश ने एक बार फिर घंटा बजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दरवाजा की आवाज आई। विला का वो बड़ा दरवाजा झर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल रहा था। सामने नाइट ड्रेस बनी हुई कोई 25 से 26 की उम्र की लड़की हाथ में लालटेन लिखी हुई खड़ी थी। वैसे तो लड़की उत्तम नैन नक्श गोरे दमकते रंग की स्वामिनी बेहद सुंदर थी जो किसी भी पुरुष का मन मोह सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति है जो उसे देखने वाले व्यक्ति के मन को अशांत कर दे। उसे देख सुदेश ना जाने क्यों घबरा सा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले। किसी तरह से सुदेश ने एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर हंसिए बोला, जी वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और इस तूफानी बारिश में हमें में हमारे अलावा कोई आता जाता नहीं दिखा जिससे हम कोई मदद ले पाते। और तो और हमारे फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा, वरना हम कोई मैकेनिक बुलवा लेते या कैब कर लेते। भर यहां रुक सरके और सुदेश ने यह बात उस लड़की से कही ही नहीं। लड़की, अंदर आइए। लड़की ने बिल्कुल शांत लहजे में चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए सुदेश और जाह्नवी को अंदर आने को कहा और फिर वो अंदर जाने के लिए मुड़ चली।
उसके हाव भाव जाह्नवी में मन में शंका और डर दोनों ही जागा दिए थे। अंदर जाने से पहले से जाह्नवी ने सुदेश से कहा, हमने यहां आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? सुदेश को जाह्नवी की बात समझ नहीं आई। जाह्नवी, सुदेश, चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहां सुदेश? जाह्नवी थी तब बेकार में इतना सोच रही हो, और अगर हम यहां से चले जाते हैं तो उसको और उसकी परिवार वालों को बुरा लगेगा कि हम खुद ही मदद के लिए आए और ऐसे ही चले गए। बीएल, तो लगता है, बुरा तो लगने दो ना। कौन सा वो हमारे रिश्तेदार लगते हैं। अभी जाह्नवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस लड़की ने बेहद सर्द और संदिग्ध एसएसएस हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आप लोग वहां क्यों खड़े हैं? कोई आप लोग को? सुदेश, जी, जी, वो हम आ ही रही थे। सुदेश और जाह्नवी दोनों अंदर चले आए। अंदर काफी अंधेरा था। वो लड़की आगे आगे हाथ में लालटेन लिए चल रही थी। अंदर हॉल में पहुंचने के बाद सुदेश और जाह्नवी वहीं खड़े हो गए और लड़की ने आगे बढ़कर दीवारों पर लगे मशालों में से कुछ एक को जला दिए। अब हॉल में प्रकाश फैल चुकी थी। हॉल में रखे बड़े बड़े फूलदान, नक्काशीदार मूर्तियां, दीवारों पर लागी पेंटिंग्स और जमीन पर बिछी कालीन, ये सब दर्शा रही थी होहा अंदर से काफी मेंटेन रखा गया है। भले ही वो बाहर देखने में बहुत पुरानी खड़ी थी। उन्हें खड़ा देख लड़की ने उन्हें बैठने को कहा। सुदेश और जाह्नवी के बैठने के बाद लड़की ने पूछा, आप लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जाह्नवी, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप परेशान ना हो, आपने हमें इस तूफानी रात में ठहरने के लिए जगह दी, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वरना कौन अनजान लोगों को रात में अपने घर में रहने के लिए जगह देता है। लड़की, ठीक है, आइए, मैं आप लोग को आपका कमरा दिखा देती हूं। सुदेश, अरे रहने दीजिए, हम यही सोफे पर ही। सुदेश की क्री है नहीं हुई थी कि वो लड़की उन्हें अपने पीछे आने के इशारा करते मुड़कर जाने लगी। सुदेश और जाह्नवी ने एक दूसरे की तरफ एक बार देखा और उसके पीछे चल दिए। चलते चलते जाह्नवी और सुदेश आपस में कुछ कानाफूसी कर रही थी। जाह्नवी बार बार किसी बात के लिए सुदेश को बोल रही रशने ततच्छी के इशारा किया। कुछ ही देर में सुदेश, जाह्नवी और लड़की तीनों एक कमरे में खड़े थे। लड़की, यह है आप लोग का कमरा। किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो मुझे बुला लेना। बेवजह कमरे से निकलने की कोशिश मत करना। लड़की ने बहुत ही सख्त अंदाज में इस प्रकार कहा जैसे वो सुदेश और जाह्नवी को हिदायत दे रही हो। उसका इस तरह कहना काफी अजीब था। भला ऐसे भी कोई कहता है क्या? अपनी बात पूरी कर वो लड़की जाने लगी तभी सुदेश ने कहा, सुनिए। सुदेश की आवाज सुन लड़की रुक गई, हालांकि उसने वापस उनकी तरफ मुड़ी नहीं। सुदेश, आपने हमारी मदद की लेकिन अपना नाम नहीं बताया। तभी सुदेश को आया कि उसने भी तो अपना और जाह्नवी का परिचय उस लड़की को नहीं याद था। ओह, हमने भी आपको अपना परिचय नहीं दिया। अभी तक मेरा नाम सुदेश है और यह है मेरी पत्नी जाह्नवी। लड़की, मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। सुदेश ने अब काम का प्रश्न किया जिसके लिए जाह्नवी उसको बोल रही थी। आप इतने बड़े विला में अकेली ही रहती हैं? सुदेश का इतना कहना है था कि वो मोहिनी उन दोनों की तरफ मुड़ गई। जाह्नवी वहां खड़ी मोहिनी को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई ऐसा सवाल है जिसको हल करने के लिए जाह्नवी अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा हो। मोहिनी को इस प्रकार से पीछे मुड़ने से सुदेश को लगा कि वो उसकी बात का कोई और मतलब निकल रही है। उसने तुरंत सफाई पेश करते हुए कहा, "म, म, मेरा मतलब था कि इस विला में आपके अलावा कोई और हमें नहीं दिखा, तो हमको लगा कि आप यहां अकेली रहती हैं।" मोहिनी ने सुदेश की इस बात पर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और वहां से चली गई। जाह्नवी उसके इस तरह बिना जवाब दिए चले जाने से थोड़ा अचंभित थी। उसने सुदेश से कहा, तुम्हारे पूछने पर वो इस तरह मुस्कुराकर क्यों चली गई? सुदेश, ऐसी बेवकूफों वाली बात पूछने पर मुस्कुराने की बजाय हंसना चाहिए था। जाह्नवी ने सुदेश को सवलिया नजर से देखा। सुदेश, ओ जाह्नवी, रात के 1:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए तब सब सो ही चुके होंगे ना? इतना तो कॉमन सेंस तो बनता ही है ना? जाह्नवी को अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव झलक रहे थे। सुदेश ने बड़े प्यार से कहा, जाह्नवी, जाह्नवी, उम्मा,
सुदेश, अब परेशान मत होवो और थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो सर भारी हो जाएगा। सुबह होते ही हम यहां से निकलने का कोई जुगाड़ ढूंढेंगे। जाह्नवी, अम्मत तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है, हर बात में ही मुझे शंका होने लग रही है। सुदेश, थोड़ा आराम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। नींद तो आ नहीं रही थी दोनों को, फिर भी वो बेड पर लेटकर आंखें बंद किए हुए थे, क्योंकि आंखों को और दिमाग को आराम देना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे भी हमारे दिमाग का आधे से ज्यादा ऊर्जा हमारी आंखों को संभालने, नियंत्रित करने में ही लग जाता है। इसलिए आंखों को आराम देने के मतलब अपने दिमाग को राहत देना होता है। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों करवटें बदलते रहे। फिर अचानक ही सुदेश को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। सुदेश ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर से फुसफुसाकर बात करने की आवाज आने पर उसके कान खड़े हो गए। भला इतनी रात को कोई बहुत ही धीमे स्वर में इस तरह बात क्यों करेगा? सुदेश ने एक नजर जाह्नवी की ओर देखा। वो नींद में सोई हुई थी। इसने उसका जगाना ठीक नहीं समझा और फिर धीरे से दबे पांव उठकर उस ओर बढ़ने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। 3। सुदेश धीरे धीरे दबे पांव उस ओर बढ़ रहा था जिस ओर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। सुदेश अपनी कानों को पूरी तरह से उस आवाज में हो रही बातों को समझने में लगा दिया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो आवाज बहुत ही भारी और गुर्राने जैसी थी, जैसे कोई गुस्से में गुर्राहट के साथ बात कर रहा हो। आवाज इतनी अजीब थी कि उससे ये भांप पाना मुश्किल था कि कोई महिला बात कर रहे हैं या आदमी, या फिर दोनों। धीरे धीरे सुदेश उन आवाजों के करीब पहुंच चुका था। आवाज किचन से आ रही थी कि तभी सकाल की आवाज बंद हो गई। शायद सुदेश की आहट पाते ही कोई चौकन्ना हो गया था। ये देख सुदेश के मन में थोड़ा डर आ गया। उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। इस वक्त अगर जाह्नवी या कोई और उसके साथ होता और कहता, सुदेश अब आगे न बढ़ो, वापस लौट चलो, अपनी जिज्ञासा शांत करो, हमें नहीं जानना कि वहां कौन है और इतनी रात को क्यों है, तो सुदेश फौरन उसकी बात मान अपने कदम पीछे ले लेता। ऐसा हर व्यक्ति की साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति अपने डर और जिज्ञासा के बीच में चल रही ऐसी नन में अपने जिज्ञासा को ज्यादा तवज्जो दे देता और दिमाग में चल रही जानने की इच्छा को शांत करने के लिए अपने कदम आगे रहे। तब उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, चाहे उसे इस जिज्ञासा से लाभ हो या हानि हो। सुदेश अपनी दिमाग में चल रहे प्रश्न, इतनी रात को कौन इस तरह से बातें कर रहा है, का जवाब पाने के धुन उसके मन में बैठे डर पर प्रभावी हो गया। सधे कदमों से आगे बढ़ता एचआर जैसे ही किचन में अपना पहला कदम रखता है, उसके सामने अचानक ही अंधेरे से कर एक चमकता सफेद सा चेहरा इस कदर आ जाता है कि सुदेश के मुंह से एक हौलनाक चीख निकल पड़ती है जो पूरे विला में गूंज उठती है। सुदेश को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। उसके दिमाग में तो था कि वो छुप न की कौन है जो इस तरह रात के अंधेरे में किचन में फुसफुसाकर बात कर रहे थी। सुदेश की चीख कानों में पड़ते ही जाह्नवी की नींद खुल गई। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तो वो जाग रही थी, फिर अचानक उसे नींद कैसे लग गई। लेकिन सुदेश को बेड पर ना पाकर जाह्नवी घबरा उठी। सुदेश ने डर के मारे अनियंत्रित हुए अपने सांसों को किसी तरह से संभालते हुए कहा, तुम इतनी रात को यहां किचन में क्या कर रही हो? ये मोहिनी थी, जिसका फक्क सफेद चेहरा अंधेरे में देख सुदेश का कलेजा मुंह को आ गया था। मोहिनी ने एकदम खून जमा देने वाली सर्द आवाज में एक एक शब्द की चबाते हुए उत्तर दिया, शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है और अपने घर में मैं कहीं भी कभी भी रह सकती हूं। और जब मैंने मना किया था तो अपने कमरे से बाहर क्यों निकले तुम? सुदेश अब संभल चुका था। आधा असहमाहत उसने फिर मोहिनी से पूछा, सॉरी, मैं वो पानी पीने आया था, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम किससे बात कर रही थी? मोहिनी, अपने आप से। सुरेश, अपने आप से? सुदेश ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि जिस तरह से आवाजें आ रही उस तरह से कम 2 लोग तो रहे ही होंगे। मोहिनी, हां, मैं कभी कभी खुद से बातें करने लगती हूं,
अंधेरे में जाह्नवी ने किसी तरह मशाल ढूंढ लिया और कमरे से निकलकर सुदेश को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगी। सुदेश ने पूरे विश्वास से कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो मोहिनी। मैं झूठ नहीं बोलती। तभी जाह्नवी ने पुकारा, सुदेश। प्रत्युत्तर में सुदेश ने भी जाह्नवी को। जाह्नवी। आवाज की दिशा में भागती हुई जाह्नवी पहुंची जहां सुदेश फर्श पर गिरा कूदा और मोहिनी खड़ी थी। सुदेश की इस तरह फर्श पर पड़ा देख जाह्नवी चिंतित ड उठी। उसने ललतत पूछा, सुदेश, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? तुम इतनी। ता सुदेश जाह्नवी को सच बताकर परेशान नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहाना भी नहीं आ रहा था जो वो बोल सके कि तभी मोहिनी ने कहा, सुदेश जी, पानी लेने यहां आए थे लेकिन फिसल कर गिर गए। सुदेश ने तुरंत मोहिनी की हां में हां मिलाई। उसे भी ध्यान गया था कि उसने मोहिनी से भी पानी पीने का बहाना बनाया था। जाह्नवी, तुम दोनों कहीं कोई बात तो नहीं छुपा रहे? मोहिनी, मैं झूठ नहीं बोलती। अब सुदेश ने जाह्नवी को संभालते हुए कहा। जाह्नवी, काम डाउन। मुझे कुछ नहीं बहा है। मोहिनी जी सच बोल रही हैं। मोहिनी को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा। पर पैर फिसलने की वजह से मैं गिर गया था और मेरी चीख निकल गई थी। जाह्नवी ने एस को सहारा देते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगी और कह रही थी, तुम्हें पीएस था तो मुझे जागा लेते, साथ में चलते। ऐसे यूं अकेले अंधेरे में जाने की क्या जरूरत थी? सुदेश को चोट लगने के नाटक करना जरूरी लगा ताकि जाह्नवी को उसके झूठ पर शक न। हा ही चाहता था कि जाह्नवी सच जानकर और भी ज्यादा डर जाए, क्योंकि विला में आने से पहले ही वो काफी आशंकित थी किसी अनहोनी घटना को लेकर। अब सुदेश और जाह्नवी दोनों की ही आंखों से नींद ओझल थी। जाह्नवी सुदेश की मना करने के बाद भी उसके कमर पर तेल से हल्की मालिश करने लगी ताकि उसको दर्द से राहत मिले। सुदेश मन में ही सोच रहे था कि मोहिनी ने कितनी सहजता से जाह्नवी से झूठ बोल सब कुछ भले ना दिखाई दे, लेकिन वहां हो रही बातें अच्छे से सुनाई दे। विला का विशाल काय दरवाजा एक बार फिर चर की आवाज के साथ खुला। बाहर खड़े औरत मोहिनी या बच्चे के सामने एक खूबसूरत लड़की हाथ में लालटेन ली खड़ी थी। हाँ, ये आदमी। हेलो, आई एम प्रकाश। दिस इज माई वाइफ दिया एंड दिस इज आवर डॉटर साक्षी। दिया का मायका यही पास के ही गांव में है। मैं इन दोनों को लेने आया था। वापस शहर अपने घर जाते समय हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। मदद के लिए आगे पीछे नजर घुमाई तो दूर रोशनी दिखाई दी, तो किसी तरह हम तूफान से लड़ते झगड़ते यहां तक आ पहुंचे। अगर आप हमें रात भर यहां रुकने के लिए जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस आदमी यानी प्रकाश ने फटाफट अपनी सारी बात मोहिनी के आगे रख दी, लेकिन उसकी इतनी सारी बातों के जवाब में मोहिनी ने सिर्फ इतना कहा, अंदर आइए। प्रकाश की बातें सुन सुदेश ने जाह्नवी से धीरे से कहा, ओ, तो ये भी हमारी ही तरह गाड़ी खराब होने की वजह से यहां आए हैं। ओह, ये मनहूस रात। लेकिन जाह्नवी की नजर कहीं और पर ही टिकी हद थी। उसने धीरे से इशारा रत ए सुदेश को मोहिनी के चेहरे पर आई एक अजीब सी कुटिलता भरी मुस्कान और में आई बहुत ही वहशियाना चमक को दिखाया। जाह्नवी, 8। तुम देख रहे हो ना? इतनी डरावनी मुस्कुराहट भला किसी इंसान की हो सकती है क्या? सुदेश, नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहिनी ने उस परिवार को अपने पीछे आने के इशारा करती जे आगे बढ़ चली। पीछे पीछे दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के साथ मोहिनी के पीछे पीछे हो लिए। इस वक्त विला में केवल उस लालटेन से ही प्रकाश फैल रहा था जैसे मोहिनी अपने साथ लिए चल रही थी, और वो प्रकाश भी कुछ खास नहीं था। सुदेश, मुझे लगता है कि हमें उन तीनों के साथ हो लेना चाहिए। कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जाह्नवी, हां, जल्दी चलो, इससे पहले कि मोहिनी उन्हें कहीं ले जाए। इसका मतलब मेरे सवालों के जवाब में भी झूठ ही कहां होगा। सकी, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत? कोई परिवार के ही सदस्य रहा होगा जिससे वो बात कर रही थी। इतनी तूफानी रात में उसका बॉयफ्रेंड ही आया होगा छुपकर मिलने। लेकिन सुदेश के मन में एक अजीब भय ने घर बना लिया था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसने सच में इस विला में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे जाह्नवी की बात मान लेनी चाहिए थी।
वो खुद को कोसता हुआ मन ही बोला, कुछ तो गड़बड़ है इस विला में, उस आवाज में और इस मोहिनी में। मैंने अपने साथ साथ जाह्नवी को भी मुसीबत में डाल दिया। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना। और वो आंखें बंद कर अपनी ओर जाह्नवी की सलामती की प्रार्थना करने लगा। मालिश करने के बाद जाह्नवी भी लेट गई। दोनों ही अब सुबह होने और साथ ही बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। दोनों ही सोच रहे थे कि कब सुबह हो जाए और वो इस विला से निकले। लेकिन बाहर बारिश रुकने को तो क्या काम होने का भी नाम नहीं ले रही थी। इतनी बारिश सुदेश ने आज तक नहीं देखी थी। उस पर से बादलों की तेज गर्जना से ऐसा जान पड़ता था कि बादल उनके सर पर ही आकर गरज रहे हों। बिजली का तड़कना तो कई कई बार दिल दहला दे रहा था। वाकई ये रात बहुत ही तूफानी और कईयों की जान ले लेने वाली बारिश थी। तभी उन दोनों को बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक और ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि एक बड़े से घंटे के बजाने की थी जो विला के मुख्य दरवाजे पर लगा हुआ था। आवाज सुनाई देती ही सुदेश और जाह्नवी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 4 घंटे की आवाज आती ही सुदेश और जाह्नवी के कान खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कई सारे भाव एक साथ आने जाने लगे। दोनों न जाने किन विचारों में खोए थे। तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर जोर की बिजली कड़की, साथ ही फिर से घंटे के बजने की आवाज आई तो सुदेश और जाह्नवी का ध्यान जैसे भंग हुआ। जाह्नवी ने बेड के करीब टेबल पर रखे अलार्म घड़ी में देखा तो 2 बजे बज रहे थे। जाह्नवी, इस वक्त कौन आया होगा? सुदेश, देखते हैं कौन है। दरवाजे पर एक आदमी और एक औरत 10 से 12 साल की बच्ची के साथ खड़े दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब तक जाह्नवी और सुदेश तय कर चुके थे कि वह दोनों पहले बाहर की परिस्थिति को भांपेंगे, उसके बाद आगे का सोचेंगे। वह दोनों अपने कमरे से निकलकर इस प्रकार से हॉल के करीब वाले बरामदे में छुपे थे कि उन्हें वहां हो रहा सुदेश और जाह्नवी झट से निकलकर सामने आ गए और उन्हें अचानक से देख मोहिनी का सफेद सा चेहरा, जो अक्सर बिना किसी भाव के ही शांत सा रहता था, वो अब गुस्से से लाल हो रहा था। उसके नथुने फड़कना शुरू रहे थे। तभी माहौल को हना करने के लिए सुदेश ने बड़े प्यार और मुस्कुराहट के साथ पूछा, अरे मोहिनी जी, ये लोग कौन हैं? आपके रिश्तेदार हैं क्या? मोहिनी ने गुर्राती आवाज में कहा, तुम दोनों को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? जाह्नवी मोहिनी के चेहरे पर झलक रही बादशे को मालजी की थी। उसने बनती शांत स्वर में कहा, सॉरी मोहिनी जी, हमें नहीं पता था द रिश्तेदारों ने घबराई है, वरना हम अपने कमरे से निकलते ही नहीं। मोहिनी की आग उगलती आंखें सुदेश और जाह्नवी को एफओ थी। जाह्नवी और सुदेश ने 2 बार जोर देकर प्रकाश, दिया और साक्षी को का रिश्तेदार कहा ताकि जवाब में कुछ कहें और बातचीत थोड़ा आगे बढ़े, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। प्रकाश की बीवी दिव्या ने जाह्नवी की बात का उत्तर दिया, माफ कीजिएगा, हम इनके रिश्तेदार नहीं हैं। हमारी गाड़ी रास्ते में खराब है गई थी और हमने देखा कि इस विला की ऊपरी कमरे में रोशनी है तो हम समझ गए कि यहां कोई रहता जरूर है और इस तूफानी बारिश में हम यहां मदद के लिए आए हैं। ओह, तो आप लोग की भी गाड़ी बिगड़ गई है? सुदेश ने अब थोड़े बनावटी अंदाज में कहा, जैसे उसे अभी अभी दिव्या से पता चला हो कि उनकी गाड़ी बिगड़ गई है जिस वजह से वे यहां मदद के लिए आए हैं। दिव्या, आप लोग भी का मतलब आप लोग की भी गाड़ी खराब है गई है? सुदेश, जी हां, हम लोग की गाड़ी कुछ ज्यादा ही खराब है गई थी, सो हम लोग भी यहां ऐसे ही आए, विला में जलती मशाल की रोशनी देखकर। प्रकाश, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जाह्नवी, ये WPANS इस तूफानी रात की देन है। अभी न जाने क्या तूफान देखना बाकी रह गया है, ने थोड़े उदास मन से कहा। दिव्या, क्या? कुछ कहा क्या आपने? जाह्नवी, नहीं, कुछ नहीं। तभी साक्षी ने दिव्या का हाथ हिलाते हुए कहा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। मोहिनी जी, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो बच्ची के लिए लेते आइए। दिव्या ने मोहिनी से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मोहिनी का गुस्सा तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित और आनत चली गई। मौका देख सुदेश ने मन बना लिया कि वो जाह्नवी और बाकी लोगों को लेकर यहां से जितनी दूर हो सके भाग जाए। उसने तुरंत प्रकाश से कहा,
प्रकाश जी, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहां कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें अभी के अभी यहां से डोर निकलना होगा। प्रकाश और दिव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। लेकिन सुदेश ने उन्हें बात को समझाने में समय व्यर्थ करने से ज्यादा दरवाजा खोलकर सबको बहाने निकालने में समय लगाने को तवज्जो दिया। इससे पहले कि प्रकाश और दिव्या कुछ समझ तश लपक कर रहा दरवाजे पर जा दरवाजा खोलने के प्रयास करने लगता है, लेकिन ना जाने क्यों वो दरवाजा उससे अकेले खोले तहस खुल रहा था। उसने प्रकाश को पुकारा, प्रकाश जी, यहां आइए, मेरी मदद करिए। प्रकाश भी दरवाजा खोलने में सुदेश की मदद करने लगा। उसने एस से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और ये आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यहां से भागने को क्यों कह रहे हैं? सुदेश, वो मैंने छुपकर सुना जब आप लोग आए और मोहिनी से बात कर रहे थे। लेकिन क्यों? किस लिए का जवाब देने का समय नहीं है। हमें मोहिनी के आने से पहले यहां से निकलना होगा। फिर दोनों ही दरवाजा खोलने 892 जाते हैं। उन्हें थकता हुआ देख जाह्नवी भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजे की कुंडी तस से मस नहीं हुई। तीनों का ही दिमाग आश्चर्य से और शरीर थकान से भर गया था। थक कर तीनों वापस आकर सोफे पर बैठ सुस्ताने लगते हैं। तभी वहां खोई खोई सी बैठी दिव्या के मुंह से शब्द फूटा, भूतिया विला? क्या? सुदेश, प्रकाश और जाह्नवी तीनों ही काफी आश्चर्य से एक साथ बोले जब उन्होंने दिव्या के मुंह से भूतिया विला शब्द सुना। दिव्या, हां, भूतिया विला, हॉन्टेड विला। आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी